हेलो दोस्तों, आप सभी को यूथ ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में बिहार पुलिस के बदलते हुए न्यू पैटर्न के आधारित पर साइंस के क्वेश्चन क्लास 9th का सारे NCERT क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया जाएगा। इससे पहले के वीडियो में क्लास 9th के बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का वीडियो डाल दिया गया है। जो भी लोग नहीं देखे होंगे ज़रूर एग्ज़ाम से पहले देख लें। चलिए, इसमें पहला नंबर जो चैप्टर जो है NCERT का 9th का गति है, यानी कि मोशन। इसमें पहला क्वेश्चन हो गया गति का SI मात्रा क्या था? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी कहलाती है। तो दो बिंदुओं के बीच की जो सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गति परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? तो गति में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, और विस्थापन में जो परिवर्तन की दर जो पूछता है तो उसे वेग कहते हैं। त्वरण का इकाई क्या होता है? तो त्वरण का इकाई जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है विस्थापन एवं समय के बीच का ग्राफ ढाल जो होता है वह वेग देता है। विस्थापन, मान लिया गया विस्थापन है, विस्थापन को S और समय को T से व्यक्त करते हैं। तो इसके बीच का जो ग्राफ का जो ढाल जो होता है वह वेग को प्रदर्शित करता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है वेग एवं समय के बीच के ग्राफ का ढाल जो होता है। तो वेग और समय के बीच का ग्राफ, यहाँ पर जो वेग V और समय T है, तो इसके बीच का जो ग्राफ जो हो जाएगा वह त्वरण को प्रदर्शित करेगा, और यहाँ पे S कर देंगे तो वह वेग का प्रदर्शित करेगा। तो इसका हो जाएगा त्वरण। देखो, सारे क्वेश्चन जो NCERT बुक से लिया गया 9th का फिजिक्स से। अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्तीय पथ का विस्थापन होता है। तो जब कोई वस्तु एक वृत्त पथ में जो चक्कर लगाता है तो इसका जो विस्थापन जो होता है वो क्या होता है? शून्य हो जाता है, क्योंकि ये चक्कर लगा के फिर उसी बिंदु पर वापस आ जाता है तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की समतुल्य गति होता है। तो इसको जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए इसमें 5/18 से गुना कर देते हैं। तो ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज होता है। तो 18 चौक 72, 4 बचे 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और अगर जो किलोमीटर प्रति घंटा में जो चेंज करना है तो 18/5 से गुना किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का विस्थापन D समानुपाती T स्क्वायर है तो उसका त्वरण होगा। तो उसका त्वरण जो होगा एक समान होगा, यानी कि बदलेगा नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का विस्थापन D समानुपाती T स्क्वायर है तो उसका वेग होगा। तो उसका वेग जो होगा वह समय के क्या होगा? समानुपाती हो जाएगा, यानी समय के साथ समानुपाती हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का कोशिश करें ताकि अधिक व्यक्ति को लाभ मिल सके। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि किसी गतिशील वस्तु में ब्रेक लगने से उसका त्वरण हो जाता है। तो ब्रेक लगने पर त्वरण क्या आता है? ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि जब मारते हैं जो गाड़ी होता है, जो गाड़ी स्पीड में जाता है ब्रेक मारते हैं तो उसका गति क्या होता है? स्लो हो जाता है, यानी कि उसका त्वरण जो होता है वह ऋणात्मक होता है। इसे मंदन के नाम से भी जाना जाता है, इसको मंदन भी कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है ओडोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए? तो ओडोमीटर जो होता है वह दूरी को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ओडोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? दूरी को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा होती है। तो त्वरण की दिशा जो तो वह केंद्र के तरफ होती है। जब कोई वस्तु समान वृत्त की कक्षा में जो गति करता है तो उसका जो दिशा जो है वह त्वरण की दिशा में होती है, केंद्र के तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है विस्थापन समय ग्राफ से हमें प्राप्त हो सकता है। तो विस्थापन समय ग्राफ से चाल की प्राप्ति होगा। विस्थापन समय ग्राफ, ये तो अभी इससे पहले के वीडियो में पहले भी बता चुके हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है वेग समय ग्राफ से हमें प्राप्त होता है। तो विस्थापन त्वरण दोनों प्राप्त होता है। वेग समय ग्राफ से हमें प्राप्त हो सकता है, तो विस्थापन भी होगा त्वरण भी होगा। विस्थापन का SI मात्रक जो होता है मीटर होता है, और त्वरण का SI मात्रक पूछा जाए तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन दाब का जो SI मात्रक जो होता है वह पास्कल भी होता है, जिसको PA के द्वारा सूचित किया जाता है, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो ब्रह्मांड में उनकी स्थिति पर, जो ब्रह्मांड में जिसको स्थिति जो होता है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल उस पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन पे है मुक्त रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है। तो समान त्वरित गति का, जब कोई वस्तु को मुक्त रूप से जब गिरता है तो उसका
उसका त्वरण गति जो था वह क्या था, एक समान होता है। तो ये एक समान त्वरण गति का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। इसका जो मान जो होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान 60 केजी है तो उसका द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा। तो द्रव्यमान जो होता है वह कभी भी बदलता नहीं है कि आप 1/6 करके 10 कर दीजिएगा, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि व्यक्ति का जो द्रव्यमान जो होता है वह कहीं पर भी नहीं बदलता, भार भले ही बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर जो 36 केजी है, 36 केजी का भार है, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या जाता है। यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है, भार बोल रहा था। भार जो होता है वह एक चंद्रमा पर जो होता है वह 1/6 हो जाता है। यहाँ पे 36 है तो यहाँ पे 36 से गुना करते हैं तो 6×6 = 36 यानी कि 6 केजी भार हो जाएगा इसका। भार का जो ऐसा मात्रक जो पूछा जाता है, भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो उसका पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। तो भार को W के द्वारा सूत्र भार बराबर होता है mg, इसका फॉर्मूला आता है। तो m का मान कितना है, 10 केजी दिया हुआ है, और g का मान जो होता है 9.8 होता है। तो इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 98 न्यूटन हो जाएगा। ये सूत्र याद रखिएगा, W = mg, यही फॉर्मूला पर ये बनेगा। तो अगला क्वेश्चन है, कोई कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है तो अर्धवृत्त पूरा करने में उसके द्वारा विस्थापन क्या होगा। तो उसके द्वारा जो विस्थापन जो हो जाएगा वह 1r हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पिंड के वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h होगी। तो h है तो उसका अधिकतम ऊंचाई क्या हो जाएगा, u²/2g, यानी कि h बराबर जो इसका फॉर्मूला जो होता है u²/2g होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो चैप्टर जो बल तथा गति के नियम है, वो चैप्टर गति जो था वो समाप्त हो चुका है। तो अगला चैप्टर आ गया है बल तथा गति के नियम। इस वीडियो में 9th के सारे फिजिक्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करा दिया जाएगा। चलिए अगला पहला नंबर क्वेश्चन कि बल का एसआई मात्रक है। तो बल का जो एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। बल बराबर जो होता है F बराबर जो होता है m a होता है, यानी कि m हो गया द्रव्यमान, अरे हो गया त्वरण हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो गति का जो दूसरा नियम जो संबंधित हुआ संवेग से संबंधित है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, संवेग। संवेग को P के द्वारा सूचित किया जाता है। P बराबर जो सूत्र होता है mv होता है। इसका ऐसा मात्रक पूछा जाएगा तो kg मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संवेग का ऐसा मात्रक, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है kg मीटर प्रति सेकंड है। गति के कुल कितने, गति के कुल 3 नियम होते हैं। गति के कितने नियम होते हैं, गति के टोटल 3 नियम होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बंदूक का प्रतिक्षेपण प्रक्रिया गति के किस नियम पर आधारित है। तो बंदूक का प्रक्षेपण क्रिया जो गति के तीसरे नियम पे आधारित है। तो यहाँ पे तीसरा नियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर कुल बल 0 लगाने से उसका संरक्षित रहता है तो उसका संवेग जो होता है कभी भी नहीं बदलता है। इसका हो जाएगा संवेग। संवेग जो होता है हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। संवेग का ऐसा मात्रक अभी तुरंत बताएं kg मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। संवेग बराबर जो फॉर्मूला जो बताए थे P बराबर था mv। v जो हो गया वह वेग हो गया, अरे m क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी विलग निकाय में संरक्षित रहता है तो क्या संवेग संरक्षित रहता है। हमेशा संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन होता है, घर्षण बल हमेशा गति के विपरीत दिशा में लगता है। जब कोई फर्श पर चलते हैं तो घर्षण बल जो होता है वह पीछे की ओर लगाते हैं, तब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो घर्षण बल हमेशा गति के उल्टी दिशा में लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यानी कि ये बल का मात्रा F बराबर क्या होता है, m a होता है। तो m का क्या हो जाएगा kg, अब a हो गया तुरंत, इसका होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु में बल लगाने से उसकी डैश परिवर्तित होता है तो उसका गति क्या होता है, परिवर्तित होता है। बल लगाने पर उसका गति परिवर्तित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जड़त्व का गुण किससे संबंधित है। जड़त्व का गुण जो है
जड़त्व का जो गुण जो है वह त्वरण नहीं बल्कि द्रव्यमान से संबंधित है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व जो होगा उतना ही अधिक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संतुलित बल से वस्तु का क्या परिवर्तित हो सकता है। तो संतुलित बल से वस्तु का आकृति जो होता है वह क्या होता है, परिवर्तित होता है। संतुलित बल से वस्तु का क्या परिवर्तित हो सकता है, तो उसका केवल आकृति परिवर्तित हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है। तो बल की परिभाषा जो होता है न्यूटन के, ये द्वितीय नियम नहीं बल्कि न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है। बल की परिभाषा किससे मिलता है, न्यूटन के प्रथम नियम से। और जो बल का जो व्यंजक का जो पूछा जाएगा तो अब न्यूटन के द्वितीय गति नियम से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के वेग को दोगुना करने पर उसके संवेग में क्या अंतर होता है। तो इसका किसी वस्तु के वेग को 2 गुना करने पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर होता है mv। जब इस वेग को 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2mv हो जाएगा। तो संवेग कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बल बटे त्वरण में हमें क्या प्राप्त होता है। तो बल बराबर क्या होता है, बल यानी कि F बराबर होता है ma होता है, mi। अब बटे में क्या त्वरण है, त्वरण को a द्वारा इंडिकेट करते हैं तो a कट जाएगा तो क्या बचेगा, द्रव्यमान बच जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, तो इसका बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा गुण जिससे कोई वस्तु अपने अवस्था में बने रहना चाहती है वह कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व क्या था, ये अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी कोई वस्तु विराम में तो वो विराम में ही रहना चाहता है, या कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है जब तक उस वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो जो भी अलग से फैक्ट बता रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध का मतलब क्या करता है, यानी कि विरोध करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। तो इसका अर्थ यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति जो है क्या है, एक त्वरित गति। रेलगाड़ी की गति जो होगा वह त्वरित होगी, इसीलिए सिक्का जब उछालते तो उसको क्या होता है, पीछे की ओर गिरता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो था वह संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। अगर जो ऑप्शन में ये नहीं रहे तो ये न्यूटन के तीसरे गति नियम पर भी आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला जो है चैप्टर नंबर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों चैप्टर समाप्त हो चुके हैं। अगला चैप्टर जो आ गया गुरुत्वाकर्षण। अब इसके बारे में क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं कि किसी वस्तु का पृथ्वी की तरफ गिरना किस बल के कारण होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण, कोई भी वस्तु का जो हम फेंकते हैं ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर लेता है। तो किस बल के कारण करता है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। पूछेगा सबसे कमजोर बल कौन सा है प्रकृति में, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे कमजोर बल है। सबसे मजबूत बल पूछा जाएगा तो वो नाभिकीय बल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम जो था न्यूटन ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियतांक का मान जो होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11। इसका जो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, इसका एसआई मात्रक होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि छोटी जी का जो मान जो होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का मान का कितना होता है, 1/6 होता है, यानी कि 1/6 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का चंद्रमा पर भार 5 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना हो जाएगा। तो चंद्रमा पर भार इसका 5 kg, तो पृथ्वी पर जब आ जाएगा तो इससे 6 से गुना हो जाएगा, यानी कि 6×5 = 30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तो इसका तो हो जाएगा 30 kg हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दाब की ऐसा इकाई होता है। दाब का ऐसा मात्रक पास्कल भी होता है, इसी का ऐसा मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का तैरना किस नियम पर आधारित है। तो ये उत्प्लावकता के नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पानी का
अपेक्षित घनत्व जो है पानी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है 10⁻³ kg/m³ होता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर जो द्रव्य के घनत्व मापने में प्रयुक्त होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? हाइड्रोमीटर जो था वह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, किस नियम से यह पता चलता है कि द्रव में किसी बिंदु पर दाब बढ़ाने से हर एक बिंदु पर दबाव उतना ही बढ़ जाता है? यह पास्कल का नियम से पता चलता है। पास्कल का नियम का कहना है कि जब कोई वस्तु को जब द्रव में कोई वस्तु में द्रव भर देते हैं उस पर जो दाब लगाते हैं उसको चारों ओर दाब समान मात्रा में लगता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सतह के ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी की सतह के आप ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, दोनों स्थिति में जो गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वह क्या होता है? घटता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव के अंदर जाने पर दाब का मान होता है तो दाब का मान क्या था? बढ़ता है। द्रव के अंदर जाने पर जो दाब का मान क्या था? वह बढ़ जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है। अभी जस्ट बताए थे कि पृथ्वी की सतह के आप ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, दोनों स्थिति में जी का जो मान जो होता है वह घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के पृष्ठ यानी सतह के निकट मुक्त रूप से गिरते अलग अलग द्रव्यमान के दो भिन्न पिंड यानी वस्तुओं के जो वेग किसी भी क्षण क्या होगा? समान होंगे। किसी भी क्षण समान ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, लेकिन भूमध्य रेखा बोले चाहे विषुवत रेखा बोले दोनों पर क्या होता है? न्यूनतम होता है। लेकिन ध्रुव पर बोले जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। ध्रुव पर इसका मान जो होता है वह सबसे अधिक होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि दो पिंड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है और दोनों पिंडों के बीच द्रव्यमान के बीच की दूरी को समान रखते हुए आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान जो होगा F/4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, F बराबर G/mm/d²। तो G होगा तो G जो है क्या एक प्रकृति का सार्वत्रिक नियतांक है, इसी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल जो द्रव्यमान के रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच लगता है। यानी कि F बराबर जो होता है F बराबर फॉर्मूला होता है G/m1m2/r² होता है। तो अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ था किस बल के द्वारा था? यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो है वायुमंडल पृथ्वी से क्या जकड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, एकांकी दूरी पर स्थित दो एकांकी द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल कहलाता है तो सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला चैप्टर जो है अगला क्वेश्चन, r त्रिज्या कि पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का जो भार जो होता है वह कहते किसी तो वहाँ पे पिंड का भार जो होगा वह क्या होगा? 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है तो जल में पूरा डुबोने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है। तो पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार कितना होगा? तो 2 न्यूटन होगा। तो पिंड द्वारा विस्थापित जो जल का जो भार जो होगा तो वह भी 8 ही न्यूटन होगा, क्योंकि उसका भार कितना बता रहा है? 8 न्यूटन बता रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, अगला जो चैप्टर जो समाप्त हो चुका है गुरुत्वाकर्षण, अगला चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा यानी कि वर्क एंड एनर्जी। तो इसका क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस करते हैं। यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक फैलाने को शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये जो वीडियो है बिहार पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 9th का फिजिक्स का पूरा इसमें एनालिसिस कराया जा रहा है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, कार्य का ऐसा मात्रा। तो कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है। कार्य को W द्वारा व्यक्त किया, W बराबर फॉर्मूला जो होता है F/s होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो घर्षण बल के द्वारा किया गया हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि जब हम बल पीछे की ओर लगाते हैं इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं, यह ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, बल की दिशा में अगर विस्थापन से लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य जो होता है वह 0 होता है, क्योंकि W बराबर जो इसका जो फॉर्मूला होता है F/s cos थीटा हो जाता है। यहाँ पर थीटा का मान जो 90 डिग्री रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए इसके द्वारा किया गया कार्य होता है लंबवत स्थिति में 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वह mgh के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रा। तो ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल होता है। कार्य का भी एसआई मात्रा क्या होता है? जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ऊंचाई से संबंधित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो ऊंचाई से संबंधित जो ऊर्जा जो होता है उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। स्थिति ऊर्जा बराबर ही फॉर्मूला आता है mgh होता है स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है 1 वाट। तो 1 वाट यानी कि P बराबर फॉर्मूला आता है W/T। तो W का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है और T का मात्रा जो होता है सेकंड होता है। तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है शक्ति का ऐसा मात्रा होता है। अभी तो जस्ट ही बताया था शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल प्रति सेकंड होता है। इसका फॉर्मूला आता है कार्य बटे समय। शक्ति बराबर का फॉर्मूला आता है कार्य बटे समय होता है। शक्ति का कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की जो क्षमता जो होता है उसको ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और कार्य करने की जो क्षमता जो होता है उस दर जो होता है उसको शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? ये 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होते हैं। इसका मान याद रखिएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। 1 यूनिट का अर्थ क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा होता है। अगला क्वेश्चन है एक हीटर की घोषित शक्ति 1000 वाट है। तो 10 घंटे में यह कितना ऊर्जा व्यय करेगा? तो ये ऐसा न्यूमेरिकल जब भी रहे तो सभी को गुना कर देना, यानी कि 1000 है तो 1000 से गुना कर दिए। आप 10 घंटा तो 10 घंटा से गुना कर दिए और सभी को गुना करके डायरेक्ट आप 1000 से भाग देते हैं तो ये कट जाएगा। तो कितना बचेगा? 10 यूनिट। यही हो जाएगा 10 यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर स्थिति ऊर्जा क्या होती है? पृथ्वी की सतह जब ऊपर जाते हैं तो स्थिति ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बढ़ती हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सतह पर किसी वस्तु की स्थिति ऊर्जा क्या होती है? स्थिति ऊर्जा जो होता है वह शून्य होता है, यानी इसका शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है? कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते और ना ही उत्पन्न कर सकते, उसका सिर्फ रूपांतरण होता है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा बराबर जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा होता है। स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का जो योग जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है, यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जो होता है वह जूल होता है या फिर कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि W बराबर फॉर्मूला आता है F/s होता है। तो F का ऐसा मात्रक जो होगा न्यूटन हो गया और S का हो गया मीटर हो गया, यानी कि न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब होता है शक्ति। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक जाता है वाट। इससे चलिए अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के कार्य करने की दर को कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसे ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है, कार्य करने की क्षमता जो होता है वह ऊर्जा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हाफ mv²। यह किसका मतलब है? ये गति ऊर्जा का फॉर्मूला। हाफ mv² जो है क्या है? गति ऊर्जा का क्या फॉर्मूला है, लेकिन इसका मात्रक का जो पूछा जाए इसका मात्रक जो होता है वह जूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है घड़ी की चाबी देने से किस ऊर्जा का संग्रह करते हैं? तो घड़ी की चाबी का जो गुच्छा जो होता है उसमें स्थिति ऊर्जा होता है। कौन सा होता है? स्थिति ऊर्जा होता है। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है तो उसकी स्थिति ऊर्जा में क्या परिवर्तित होगा? उसका स्थिति ऊर्जा क्या होगा? वह घटेगा। और जो पृथ्वी से अगर दूर जाएगा तो उसका स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा। जो पृथ्वी के नीचे जो आएगा तो स्थिति ऊर्जा घट जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यदि कोई पिंड पृथ्वी से ठीक ऊपर की ओर फेंका जाए तो ऊपर की ओर जाते हुए उसकी संपूर्ण ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? जो उसका संपूर्ण ऊर्जा जो रहेगा वह नियत रहेगा। इसका संपूर्ण ऊर्जा क्या हो जाएगा? नियत रहेगा। अगला क्वेश्चन शक्ति। शक्ति कैसी राशि है? तो शक्ति जो है एक अदिश राशि। शक्ति कैसा राशि है? शक्ति एक अदिश राशि है। जूल के स्थान पर किस मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं? तो न्यूटन मीटर का। जूल बोले या न्यूटन मीटर बोले दोनों क्या होता है? बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है एक मशीन 200 जूल कार्य 8 सेकंड में कर सकती है। तो मशीन की शक्ति क्या है? तो शक्ति बराबर P बराबर शक्ति, यानी कि P बराबर फॉर्मूला जो होता है कार्य बटे समय, यानी कि W/T होता है। तो W का मान कितना दिया हुआ है? 200 जूल दिया हुआ है और 8 का और समय कितना दिया हुआ है? 8 सेकंड दिया है। तो 8 से इसको
काट दीजिए, 25 × 200 यानी कि कितना हो जाएगा, 200 वाट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका 25 वाट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए तब क्या परिणाम प्राप्त होगा। तो वस्तु का वेग अगर 2 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, 4 गुना। गतिज ऊर्जा यानी कि के यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला था हाफ mv² होता है, तो 1/2। और गतिज ऊर्जा का जो यहाँ पे 2 गुना कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 इसके आगे आ जाएगा तो mv² हो जाएगा, तो यानी कि 4ke हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी पिंड का द्रव्यमान आधा और वेग 2 गुना करते हैं तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगा। तो वही फिर फॉर्मूला पहले बैठा दीजिए, गति ऊर्जा के बराबर हाफ mv² होता है, mv², जो 1/2। यहाँ बोल रहा है कि द्रव्यमान को आधा, द्रव्यमान का यानी आधा यानी कि m/2 हो जाएगा। और गति ऊर्जा और वेग को 2 गुना कर देंगे तो वेग को 2 गुना कर देंगे यानी कि 4v² हो जाएगा। इसको काट देंगे 2 से, 2 दान में कट जाएगा, फिर भी यहाँ पे क्या 2 बच रहा है, यानी कि क्या होगा, उसका गति ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी। तो ये सब रटना नहीं है, बल्कि फार्मूला याद रखना है, फार्मूला पे आराम से इसको निकाल लीजिएगा, नहीं तो रटने पे बहुत गलती हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट होता है वह 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी ऊर्जा कुल ऊर्जा क्या रहती है, इसकी कुल ऊर्जा जतवा क्या होता है, अचर रहता है, यानी कि ऊर्जा में उसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बांध में संग्रहित जल, तो बांध में संग्रहित जल हो गया, चाबी का गुच्छा बोले या फिर घिंचा हुआ धनुष से तीर बोले, तो ये सभी क्या है, स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पिंड यानी कि वस्तु h ऊंचाई से गिर रहा है, यदि उसका फिर h/2 ऊंचाई से गिरने के बाद इसमें होगा तो आधी स्थिति ऊर्जा और आधी गति ऊर्जा रहेगी। आधी दूरी पर गिरने के बाद क्या होगा, आधी उसमें स्थिति ऊर्जा रहेगा और आधी गति ऊर्जा रहेगा। चलिए कार्य एंड शक्ति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो पूरे समाप्त हो चुके हैं। तो अगला जो चैप्टर नंबर जो है वह ध्वनि यानी कि साउंड है। तो ये साउंड का आप डिस्कशन करते हैं, साउंड क्या होता है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन इसका है कि निर्वात में ध्वनि का वेग क्या होता है। तो ध्वनि को गमन करने के लिए हमेशा माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका निर्वात में तो गमन ध्वनि कर ही नहीं सकता है, तो इसका वेग क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। तो निर्वात में ध्वनि का वेग जो होता है वह 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकांक समय में ध्वनि होने वाले दोलनों की कुल संख्या क्या कहलाती है, उसे आवृत्ति कहते हैं। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है कि ठोस में जो ध्वनि का जो चाल जो होता है वह क्या होता है, अधिक होता है। ठोस में ध्वनि का चाल अधिक होता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति का SI मात्रा। आवृत्ति का जो SI मात्रा जो होता है हर्ज होता है। हर्ज इसी को बोल सकते हैं इसको प्रति सेकंड के नाम से भी व्यक्त कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, मानव में ध्वनि की श्रव्यता का औसत प्रयास होता है। तो ये 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, यानी कि इसी को बोल सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। मानव की जो श्रव्य सीमा, तो इसी को प्राश्रव्य ध्वनि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि क्या है कि एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकेंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि कहते हैं। तो ये जो है तीव्रता कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाहरी कान को क्या कहा जाता है। तो कान का जो बाहरी भाग जो है वह कर्ण पल्लव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। तो ध्वनि जो होता है बिना माध्यम के वो संचरण कर ही नहीं सकता, हमेशा उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ध्वनि का चाल जो वेग में जो पूछा जाएगा जिसका चाल क्या था, 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग है। तो ध्वनि तरंग क्या, एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अगर जो प्रकाश पूछा जाएगा तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अगला क्वेश्चन है, मानव कान के किस भाग में द्रव भरा रहता है। तो यह कर्णावत
वर्त में रहता है। मानव कान के किस भाग में द्रव भरा रहता है? तो कर्णा वर्त वाला भाग में द्रव भरा रहता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि का जो तीव्रता कैसा है मात्रा वाट प्रति मीटर स्क्वायर, वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कण के कंपन की दिशा तरंग की दिशा के लंबवत किस तरंगों में होता है? तो वह अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। यानी कण के कंपन की दिशा जो होता है, दिशा तरंग की दिशा के लंबवत किस तरंग में होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग में होता है। अगला क्वेश्चन है, सघन माध्यम में ध्वनि की तीव्रता कैसी होती है? सघन माध्यम में ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। अब विरल माध्यम में ध्वनि की तीव्रता जो होता है वह घट जाता है। इसीलिए ठोस में ध्वनि का चाल क्या होता है? अधिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति के बढ़ने से ध्वनि का तीव्रता क्या होती थी? तो आवृत्ति बढ़ने से ध्वनि की तीव्रता बढ़ती है। आवृत्ति के बढ़ने से ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तरंग में क्या संचारित होता है? तो तरंग में क्या संचारित होता है? उसमें संवेग और ऊर्जा। तरंग में दो चीज़ संचारित, एक संवेग होता है, एक ऊर्जा संचरित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग का उपयोग किस यंत्र में होता है? तो ये बाधा का पत्ता लगाना, नेविगेशन को शामिल करना, इस समय ध्वनि के परावर्तन का ही उपयोग होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, धातु के भारी रचना के अंदर टूट फूट का पता लगाने में उपयोग होता है। तो प्रासरभ तरंगों का प्रयोग किया जाता है। धातु के भारी जो रचना के अंदर जो टूट फूट जाता है उसके लिए प्रासरभ तरंग की प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने किया था? ये तो प्रकाश विद्युत प्रवाह का जो खोज किया था यह हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किसने किया था? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा की गति क्या होगी? तो चंद्रमा की जो गति जो था उसे आवर्त गति के नाम से जानते हैं, यानी कि आवर्त गति होगा। झूले का गति भी आवर्त गति होगा, लेकिन झूला का गति जो था आवर्त आंदोलन, दोनों में इसका काउंटिंग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी गैस में कौन सी तरंग उत्पन्न हो सकती है? तो गैस में हमेशा क्या होगा? अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होगा, तो केवल अनुदैर्ध्य तरंग इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि अनुदैर्ध्य तरंग में दो श्रृंग के बीच की दूरी कितनी होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग में दो तरंगों के बीच की दूरी जो होता है उसी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। तरंग दैर्ध्य को लैम्ब्डा के द्वारा सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में पत्थर डालने पर पानी की सतह पर उत्पन्न होने वाले तरंगे कौन सी होती है? तो वह अनुप्रस्थ तरंग, पानी की सतह पर हमेशा अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ये तो बता चुके हैं, अनुदैर्ध्य होता है। वायु में ध्वनि तरंग की प्रकृति कैसा होता है? वह अनुदैर्ध्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? तो ठोस में। ध्वनि का चाल सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में होता है। स्वर, अगला क्वेश्चन है, स्वर एक ऐसी ध्वनि है जिसमें केवल क्या होती है? आवृत्ति होती है, जिसमें एकल आवृत्ति होती है। तो अगला क्वेश्चन है, सोनार। सोनार हम उपयोग करते हैं तो प्रासरभ तरंगों के लिए। सोनार का प्रयोग किसमें किया जाता है? प्रासरभ तरंगों के लिए किया जाता है। इस वीडियो में जितने भी 9th का फिजिक्स का NCERT क्वेश्चन था सारे का डिस्कशन करा दिया गया है। अगला जो चैप्टर जो आया है, अगले वीडियो में इसका अगला चैप्टर जो आएगा 10th का बायोलॉजी रहेगा, जिसमें 9th का बायोलॉजी रहेगा, जिसमें पहला चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं। तो ये अगले चैप्टर में इसका डिस्कशन करेंगे। जय हिंद। यह वीडियो जो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है।